हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि सीधे आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग नहीं है ये। लॉन्ग का मैं अगला पार्ट लेके आऊँगी, इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चंस को जो भी है मैं 15 दिन में कोशिश करूँगी, 15 to 20 डेज़ में ट्राई करूँगी कि आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दूँ। देन फिर रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बस। और सब्जेक्टिव आपका मैं पीछे से ऑब्जेक्टिव भी देती चलूँगी, ठीक है। तो चलिए आगे मैं आप लोगों के लिए वो सब लेकर आऊँगी। अभी फ़िलहाल हम ये सब क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है वो क्या है बताएं। या फिर क्वेश्चन में आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। अब एक बार देखिए कि कितना बार ये क्वेश्चंस को पूछा गया है। देख रहे हैं आप, 2022, 20, 17 ये सब में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही इजी है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, इसका आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाज डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। According to this, electric charge can neither be created nor be destroyed. Hence, electric charge is always conserved in the universe. Charge can be transferred only from one object to another. आप यहाँ चाहें, देखिए आप ये पार्ट को चाहे यहाँ तक स्किप कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन इसके नीचे जो भी पार्ट है लिखा हुआ उसको आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ओवरऑल क्वेश्चन में का आंसर है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज को कंजर्व कैसे रखें, ठीक है। ये क्या है ये, तो चार्ज जो है वो पूरे यूनिवर्स में कंजर्व्ड है। ना ही चार्ज को बनाया जा सकता है और ना ही चार्ज को बिगाड़ा जा सकता है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही चार्ज को हम बना सकते हैं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए चार्ज जो है वो पूरे यूनिवर्स में कंजर्व्ड है, ठीक है। चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर्ड होता है बाय डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हम फ्रिक्शन करते हैं, तो फ्रिक्शन में भी हमें चार्ज जो है वो रबिंग के द्वारा एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है ना। तो यही है कि चार्ज जो है हम बनाते नहीं हैं, उसको क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ चार्ज ऑफ कंजर्वेशन दिए थे हम लोगों को, ठीक है। हालांकि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल किसने दिया, लेकिन वो प्रिंसिपल क्या है, दिस वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल पे जरा देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए। यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप बताएंगे ज़रा। यूरेनियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 92 एंड एटॉमिक मास होता है 235, ठीक है। और यहाँ पर हम एक न्यूट्रॉन ले लेते हैं। न्यूट्रॉन नेग्लिजिबल है, लेकिन इसका मास हमने मान लिया एक है, ठीक है। बेरियम 141 है और 56 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका 36 एटॉमिक नंबर है एंड क्रिप्टन का 92 मास नंबर है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि चार्ज जो है वो टूट चुका है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मतलब कि एक चार्ज जो है जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा पाऊँ तो बेहतर है।
यूरेनियम है ना 235, यूरेनियम का मास देखिए कितना है 235, एक तो न्यूट्रॉन है ना 235 है, एक तो न्यूट्रॉन भी है। अब न्यूट्रॉन एक है, अब इसका मास जोड़िए, आप इसका मास जोड़िए आप, और साथ ही साथ आप ये जो 3 है ना, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 न्यूट्रॉन बना लेगा ना, तो ये 3 जुड़ेगा। ठीक है, तो कितना इसका हुआ टोटल मास, तो इधर का जितना टोटल मास है, टोटल मास इसका भी हो जाएगा। तो देखिए ये टोटल मास ही तो चार्ज है ना, है ना, मास ही तो चार्ज है, तो ये सारा जो है वो कंजर्व्ड है। ठीक है, चार्ज जो है वो यूरेनियम का जो चार्ज है, जब हम इसको न्यूट्रॉन से फिजन रिएक्शन करवाते हैं तब ये बेरियम और क्रिप्टन में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तब हमें ये मिलता है, और उसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी हमें रिलीज मिलती है और 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। समझ है, तो ये इसका प्रोसेस है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, समझ गए ना। अब देखिए एक ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है और पूछा भी जाता है एक्चुअल में। व्हाट इज अ लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है, पता था आपको ये क्वेश्चन? ऑफ कोर्स पता होगा। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, यहाँ भी हटा लीजिएगा, लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। एक साल में लाइट के द्वारा जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी जाती है ना, मतलब कि एक साल में जितना लाइट ट्रेवल होता है, जितना लाइट जो है वो डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, उसी को कहा जाता है लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट है ये लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ सरफेस, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाई फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया, 21, 19, 12, 16, 18, 20, 12, देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, ये 2 बार 3 बार रिपीट भी हुआ है, मतलब कि 2 बार 3 बार कह रही हूँ, ये तो हर बार रिपीट ही हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख दीजिए। देखिए किस किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से। तो चलिए इसका आंसर हम लोग आज देखते हैं। इसका आंसर बहुत इजी है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड line of force passing through a surface placed in an electric field in the direction normal to the surface is called electric flux. This is a property of the electric field. देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी भी सरफेस, हम कोई भी सरफेस लेते हैं तो उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास कर रहा है। टोटल नंबर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उस सरफेस से, वो भी कैसे, परपेंडिकुलर करेगा, नॉर्मल करेगा, नॉर्मल। ठीक है, वो भी क्या करेगा, नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब कि सरफेस से नॉर्मली निकलेगा। तो उस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, तो ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ इक्वेशन है और मैं साथ ही साथ प्रॉपर्टी भी लिख कर लाई हूँ। ठीक है एज यूर विश, आप चाहो तो लिख सकते हो इसको, या अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। देखो फाई ई, फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। ठीक है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसलिए ई दे दिए हम। तो फाई ई जो होता है ई ए, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या हो गया, एरिया वेक्टर। क्लियर है, ए क्या हो गया हमारा, एरिया वेक्टर हो गया। अब देखिए ई ए मतलब कि ये किस फॉर्म में है,
ये वेक्टर फॉर्म में हम हटाएंगे इसको। मतलब कि वेक्टर फॉर्म से हमें नॉर्मल फॉर्म में अगर लाना चाहें तो हमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर स्केलर रहेगा तो हम वहाँ पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आया? ये यहाँ पे ना कुछ ऐसे लिखा था, तो पता चलता आपको कि ये वेक्टर लिखा हुआ है, एक्चुअली में ऐसे रहता है। ई ए एरिया वेक्टर होता है, ठीक है, ई ए। अब ये जो है ना, वेक्टर को हम हटाने के लिए क्या करते हैं, इजी बनाने के लिए, फॉर्मूला को इजी बनाने के, वेक्टर अगर हटाया जाए तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होता है, और अगर स्केलर हटाया जाए तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। समझ आया फॉर्मूला? हाँ, देखिए यहाँ पे फिगर आप लोग देख सकते हैं, फिगर भी हम बनाए हैं आपके लिए, और कलर ब्लैक ले लेते हैं हम। देखिए थीटा हम मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, ये थीटा हमारा है। ये हमने कोई सरफेस ले लिया है, ठीक है, कोई सा भी सरफेस हम ले सकते हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब यहाँ पे देखिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, तो कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस को पास कर रहा है परपेंडिकुलरली। तो कितना पास कर रहा है, 1 2 3, 3 पास कर रहा है ना, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं निकालते, बाय द फॉर्मूला हम लोग निकालते, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मेरा एरिया वेक्टर है, किसी थीटा एंगल पे एरिया वेक्टर है, और ये तो मेरा थीटा है ही। अब यही जो थीटा है वो कॉस थीटा है। अब फॉर्मूला में पुट करके बना सकते हो इजली। समझ आया? अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में क्या पता हमें आ जाए, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये कभी भी सॉरी, ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी जीरो। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी जीरो। वाई? क्योंकि अगर कॉस थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा फ्लक्स तो जीरो ही हो जाएगा ना। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है ना, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। ये कुछ इसके एसआई यूनिट है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोल्ट मीटर है, ठीक, डायमेंशन ये है, देख लीजिएगा। तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टी है, और इसके साथ साथ और भी कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है। हम ज़्यादा नहीं, हम मिनिमम लिख कर लाए हैं। देखिए वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है, 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है। हम यहाँ आपके लिए 4 लिख कर लाए हैं, ठीक है, 4 5 लिख के लाए हैं। चलिए हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या क्या है। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अ स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ends ऑन अ नेगेटिव चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है, कि ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला बात है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इनवर्ड होता है, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो आउटवर्डेड होते हैं, और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इनवर्डेड होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक जगह से निकलेंगे और वो नेगेटिव चार्ज तक जाएंगे। समझ आया? नहीं समझ आया? देखिए हम फिगर आपके लिए लाए हैं, ये फिगर आपको दिख रहा है, देखिए फिगर अच्छे से दिख रहा है? हाँ, देखिए फिगर पे क्या है, फिगर पे देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटवर्डेड है ना, आउटवर्डेड, बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, कोई डाउट नहीं। नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ, हाँ आ रहा है। तो यही क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉरी आंसर इसका है, प्रॉपर्टी है इसका, कि
पॉजिटिव चार्जेस जो आउटवर्डेड होते हैं, नेगेटिव चार्जेस इनवर्ड होते हैं। आउटवर्डेड होते हैं और नेगेटिव चार्जेस इनवर्ड होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो आगे देखते हैं, चलिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज इंटर और लीव द चार्ज सरफेस नॉर्मली। अब एक ये भी प्रॉपर्टी है कि जो भी इलेक्ट्रिक लाइन होंगे वो या तो इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो आउटवर्डेड हो या तो फिर इनवर्डेड हो, जो भी हो, लेकिन वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा। ठीक है, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही रहेगा। समझ आया? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अगर वो ऐसा करती हैं तो वो हमें दो डायरेक्शन दे देंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। है पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है, द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। देखिए, जो भी टेंजेंट होती है, जो भी सरफेस है उसका जो टेंजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो भी टेंजेंट बनेगा, वो हर एक टेंजेंट हमें कोई ना कोई डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है। क्यों? क्योंकि टेंजेंट भी तो परपेंडिकुलर रहता है टू द सरफेस, है ना? टेंजेंट भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहता है, इसलिए वो भी हमें एक ना एक डायरेक्शन देता ही देता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके पास फिर से आ सकें। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत इजी, और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आपके बोर्ड में 2 मार्क्स में। ड्रॉ लाइन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस। कोई भी 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस ले लीजिए, उसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स होगा, लाइन होगा, उसको आपको ड्रॉ करना है। तो आपको नहीं आता है, आप अपनी कॉपी में निकाल के बनाइए, तो जल्दी से बनाइए। देखिए, हम आपको बताते हैं, इसे आप भी बनाइए। देखिए, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक सर्कल। ओके, सर्कल हम ले लिए, सपोज दैट ये है और एक ये है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। एक ये है, समझ आया? अब देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे भी मेरा प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया था कि इक्वल चार्ज हमें लेना है। ठीक है, इक्वल पॉइंट चार्ज लेना है और उसके बीच से हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हम प्लस वाला लिए, तो प्लस वाला कैसे होगा, आउटवर्डेड होगा ना। प्लस वाला कैसे होगा, आउटवर्डेड होगा ना, आउटवर्डेड होगा। ठीक, आउटवर्डेड होगा। ये सब प्लस वाला है, इसमें भी प्लस आउटवर्डेड होगा। आउटवर्डेड सारा जो है वो परपेंडिकुलर है। अब देखिए, हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है ना प्लस प्लस, मतलब कि इक्वल चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जानते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ऐसे मत बनाइएगा, कभी मत बनाइएगा, ये आपका गलत हो जाएगा अगर ऐसा बनाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि इक्वल चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे का अपोज करते हैं। सो इसीलिए इसकी जो चार्जेस होंगी, यहाँ की जो चार्जेस होंगी ना, वो कुछ यूँ चली जाएंगी। ठीक है, यूँ ऐसे, यहाँ की चार्जेस ऐसे चले जाएंगे, परपेंडिकुलर ही जाएंगे। समझ आया? तो आपका जो बनेगा, इसका फिगर इस तरह से बनेगा। अगर आप चाहो तो नेगेटिव चार्जेस को भी लेके देख सकते हो। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस के लिए भी कुछ ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, नेगेटिव चार्जेस में भी हम आपके लिए बना देते हैं। नेगेटिव चार्जेस में क्या होता है, इनवर्ड होते हैं, इनवर्ड सारे जो होंगे इनवर्ड होंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे बनाइए जल्दी, आप लोग भी क्या कर रहे हैं। नेगेटिव चार्जेस में क्या होंगे, एरो देना मत भूलिएगा,
एरो देना भूल जाइएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है, एरो मत भूलिएगा। देखिए ये अंदर की तरफ आ रहा है, सब में इसी तरह से आप लगा लीजिए, ओके ना। हाँ, तो देखिए ये जो है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, नहीं काटेगा। तो यही कुछ हमारा, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये माइनस चार्ज है, ये माइनस है, माइनस क्यू है, और ये भी माइनस क्यू है, दोनों माइनस क्यू, और ये दोनों जो है एक दूसरे को रिपेल कर लेगी, इसलिए यहाँ पे कोई भी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वो क्या कहते हैं, रिपेलिंग होगी। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शायद एक दो क्वेश्चन और होंगे, उस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। What do you mean by इक्विपोटेंशियल सरफेस राइट टू प्रॉपर्टीज? इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप क्या समझते हैं? इसकी दो प्रॉपर्टीज लिखिए, विशेषताएं लिखिए आप। अ सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जहाँ पे जिसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हर पॉइंट पे सेम होता है। जैसे कि हम एग्जांपल अगर देना चाहें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसका जहाँ जहाँ लीजिएगा ना वो हर एक तरफ इक्विपोटेंशियल सेम होगा। क्यों पूछिए, क्यों पूछिए, क्यों? आप खुद से सवाल कीजिए, क्यों ऐसा क्यों होगा? तो देखिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे तो एक रेडियस है हमारा, एक साइड ये रहा, एक साइड ये रहा। देखिए यहाँ से जितना जाएंगे, यहाँ से जितना जाएंगे, वो दोनों का जो है मतलब कि माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, मतलब कि यहाँ से माइनस यहाँ करेंगे तो वो हमें रिजल्ट क्या देगा, जीरो देगा। इसीलिए जीरो या फिर समथिंग वर्ड कुछ भी दे, कुछ भी दे, तो या इधर से इधर करिए या फिर इधर से इधर करिए या इधर से इधर करिए या इधर से कहीं पे भी करिएगा तो इक्विपोटेंशियल तो सेम ही होगा ना, हर जगह का सेम निकलेगा। तो इसीलिए उस तरह के सरफेस को हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमारा सर्कल जो हो गया वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। लेकिन अगर आप कहोगे वही कि हमारा क्या रेक्टेंगल इक्विपोटेंशियल है, तो नो, कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो इक्विपोटेंशियल होती हैं। क्या है इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये हमेशा जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस वो परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। समझ आ गया? तो यही था आपका क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन हम लाए थे। आई होप कि आपको 6 क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही कंटेंट बनाते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ फिर इसी तरह के वीडियो से आपके सामने। तब तक के लिए आप पढ़िए और इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए। रटना नहीं है, ऐसे तो मैं समझा दी हूँ इतने अच्छे से कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बना के इसको लिखिए, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग, तब तक के लिए बाय।